अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2018 की इलेक्शन कैंपेन्स में एक नारा लगाया गया, करप्शन करप्शन और करप्शन। और ये नारा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से आया कि जिसने आते ही अवाम के दिल जीते और इलेक्शन कैंपेन्स चलाई, अवाम को साथ खड़ा किया और ये यकीन दहानी कराई कि करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। और बहुत बड़े तादाद में लोग जो हैं वो साथ खड़े हुए और इस कैंपेन का हिस्सा बने। अब करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, करप्ट सियासतदानों को जेल भेजा जाएगा, इदारों की जो निचली सतह की करप्शन है उसे भी ख़त्म किया जाएगा और दो बड़े ख़ानदानों से जो लूटा हुआ माल है अवाम का वो वापस लाया जाएगा, जिससे मईशत को बेहतर बनाया जाएगा। ये वो सारे वादे थे कि जिसने अवाम के दिल जीते और पीटीआई इक़्तिदार में आई और हुकूमत मिली पीटीआई को। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि 3 साल लगभग गुजरने के बाद, 3 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद ना करप्शन ख़त्म होती है, ना करप्ट सियासतदानों को सलाहों के पीछे भेजा जाता है बल्कि उन्हें बाहर भेज दिया जाता है, और ना वो बेहतरी की तरफ जाते हैं इदारे कि जिन इदारों में कहा जाता था कि निचली सतह पर जो करप्शन है वो असल जड़ है मुल्क की ख़राबी की, मईशत में ख़राबी की, उसे भी ख़त्म किया जाएगा, वो भी ख़त्म नहीं होती। और फिर जो दो बड़े ख़ानदान हैं कि जिन्हें पाकिस्तान लाने या जिनसे लूटी हुई दौलत को वापस लाने की बातें की जाती थी वो भी वापस नहीं आती। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अवाम को झूठे दिलासे दिए जाते हैं और महंगाई को ख़त्म करने की बातें की जाती हैं, अवाम सड़कों पर आती है, फिर भी उन्हें कोई प्रैक्टिकल ऐसा स्टेप नहीं दिया जाता या कोई ऐसी अप्रोच नहीं ली जाती कि अवाम को जो महंगाई है इससे छुटकारा मिल सके। उसके बाद हम देखते हैं कि अवाम को तस्वीर का ये वाला रुख तो दिखाया गया, लेकिन अवाम को तस्वीर का दूसरा रुख आज दिखाया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, कि जिसमें रिपोर्ट शाया हुई है और कहा गया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता सालों से के मुकाबले में करप्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज से बढ़ी है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर करप्शन को एक स्टेडी अंदाज से ही बढ़ना था तो फिर इतने वादे क्यों किए गए कि जिसमें कहा गया कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी। वो 90 दिन की जो टाइमलाइन थी हमने देखा कि वो भी ख़त्म हुई, उसके बाद भी कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए गए। और उसके फ़ौरन बाद फिर हम 3 साल का अरसा देखते हैं कि 3 साल का अरसा गुजर जाता है और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिपोर्ट आ जाती है कि वो करप्शन कि जो हुकूमत ने वादा किया था कि करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा ग्रास रूट लेवल से, वो करप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब ने। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त तजिया रखते हैं। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, बिल्कुल अच्छा खैरियत। जनरल साहब, करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी ऐसा कहना था पीटीआई का कि जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स चलाई और फिर पूरी आवाम को अपने साथ खड़ा किया, मैंडेट लिया, और यही वो टाइम था कि जब आवाम ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था पीटीआई पर कि ज़ाहिर है एक लीडर ऐसा आया है जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है और पहले ऐसा हुआ नहीं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है, जो कुछ आपने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान की अपनी बयानात जो हैं वो बार बार गूंजेंगे उसके अपने जी जहन में भी और पब्लिक की याददाश्तों में भी, जहां उन्होंने कहा था कि मैं इनको सजाएं दिलवाऊंगा, पैसा निकलवाऊंगा, या ये कि 90 दिन में करप्शन खत्म जी करूंगा। जी वो सारे वादे किए धरे रह गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक जो जो बातचीत उन्होंने की या जो इस तरह के वादे किए, मेरा आज हकायक जब उनके सामने खुले तो उनको अंदाजा हुआ होगा कि ये इतना आसान नहीं। जी जो वो जो बातचीत वो करते रहे वो शायद मैं समझता हूँ नासमझी की बातें थी। जो हालात को नहीं समझता था, जो कुछ खराब हो चुका है इस मुल्क में वो नहीं समझ सका, जो अदारे बर्बाद हो चुके हैं वो नहीं समझ सका। आज से कुछ अर्सा पहले एक इसी तरह रिपोर्ट शाया हुई थी ट्रांसपेरेंसी की, जी जिसमें करप्शन इंडेक्स दिया हुआ था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में नंबर 1 करप्शन पे अदलिया है, आपकी अदालतें हैं। फिर उन्होंने पुलिस नंबर 2 पे कहा। मुझे ये बताइए कि अदालतों में करप्शन आप कैसे खत्म कर सकते हैं? किसी के बस में है? जी सही। ये चीजें इमरान खान नहीं समझा। हुआ ये है कि इस मुल्क को जिस तरह मुल्क और यहाँ के अवाम के अखलाकियात को 10-12 साल में बर्बाद किया गया है और मेरिट को बाला ताक रख के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और महकमों में, वो बैंक हो आपके, वो आपका नैब हो, FIA हो, कोई भी अदारा हो, उसमें जिस तरह अपने लोग रखे गए हैं, जी वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। वो किसी ऐसे आदमी के साथ खड़े नहीं हो सकते जो करप्शन खत्म करना चाहे, क्योंकि उनका वजूद, उनकी अपनी बका उसके साथ है, क्योंकि वो मेरिट पे तो आए ही नहीं थे। चुनांचे ये सारे अदारे सिर्फ
करप्ट आदमी की मदद करते हैं। नैब को देख लें, वो यूं पकड़ते हैं जैसे इंसान को, उसके सारे शवाहिद उनके हाथ में हैं। और फिर आप देखिए, जब एक रेफरेंस जाता है तो कमजोर तरीन रेफरेंस, उसी में खराबियां होती हैं और इंडिविजुअल छूटता है। आदमी कहती हैं जी इसमें कुछ नहीं। और फिर कई लोगों के तो कागजात ही नैब ने गुम कर दिए हैं। जरदारी साहब का केस पिछले दिनों अदालत में गया, नैब ने कहा जी हमारे पास उनके कागजात ही कोई नहीं। किसी ने नैब से पूछा कि जनाब आपके खिलाफ क्यों एक्शन किया जाए, कागजात किधर गए। और यही मोस्टली जो बड़े बड़े केसेस हैं, वो यूसुफ गिलानी का हो, राजा परवेज अशरफ का हो, या आपके डॉक्टर आसम का हो, इनके कागजात नहीं है वहां पे जी। तो पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हो चुके हुए हैं अखलाकियात के नुक्ता निगाह से कि करप्शन को अब जिंदगी का लाजमी मलजूम जो समझा जाता है, कोई इसको बुरा नहीं समझता। आप देखिए कि लाहौर में धमाका हुआ और वहां पे लोग मारे गए, कुछ लाशें, कुछ जख्मी पड़े हुए जमीन पे तड़प रहे थे। और एक दुकानदार जो कि ये कारोबार करता था प्राइस बॉन्ड्स का, वो जख्मी हो गया। उसको ले गए, दुकान जो है वो अनअटेंडेड थी, लोगों ने दुकान लूट ली जी। क्या लाशों पे अगर कोई इस तरह का अपनी अपनी जेबें भरने का काम करे तो दुनिया में इससे बड़ा जुल्म कहाँ हो सकता है। फिर आप देखिए कि कोरोना आया तो लोगों ने कहा जी अब तनमा इंजेक्शन चाहिए, 6,000 रुपए का इंजेक्शन 1,20,000 में केमिस्ट बेच रहे थे जी। रमजान में। इसी तरह लूटते हैं हम लोग। तो बात यह है कि सर मरी का वाकया सामने है, मरी में क्या हुआ, अवाम ने क्या किया? मरी में तो अब चीज ये है कि जब आपने कौम के अखलाकियात इतने बिगाड़ दिए हों तो करप्शन खत्म करने वाले को तो कोई सपोर्ट करेगा ही नहीं जी। वाहिद आदमी जो करप्शन के खिलाफ नारे लगाता रहा वो इमरान खान, लेकिन वो ना समझ, वो शख्स जिसको हकायक का बहुत पता नहीं, वो शख्स जिसने गहराई में चीजों को देखा नहीं हुआ था, जिसने होमवर्क नहीं किया हुआ था, वो खाली अपनी साफ नीयत या अच्छी नीयत की बुनियाद पे कुछ नहीं ठीक कर सकता था। तो उसके साथ वही हुआ जो होना था। सर आपका कहना ये है कि खान साहब ज़ाहिर है नया था उनके लिए सब कुछ, लेकिन सवाल ये बनता है कि उससे पहले सूबाई सतह पर भी तो उन्हें हुकूमत मिली थी ना। क्या उस वक्त सिर्फ धरने की सियासत करना या फिर धरनों में सारा वक्त ज़ाया कर देना, क्या वो सीखने का टाइम नहीं था खान साहब के लिए, या फिर वो सारा वक्त धरनों में निकाल दिया, फिर उसके बाद हुकूमत मिली तो वो क्लूलेस थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था? नहीं, सीखने की बात नहीं होती जी। असल मसला ये है कि जब आप अपने आप को दावेदार समझते हैं कि मैंने हुकूमत करनी है जी, तो फिर हुकूमत करना या पाकिस्तान के अवाम के ऊपर आके आपने हुकूमत बैठ के तो ऑन द जॉब लर्निंग तो नहीं करनी होती ना। वो तो आपको सीख के पहले आना चाहिए। जी जी सही। ये कोई तजर्बाती को लेबॉर्ट्री तो नहीं है पाकिस्तान। सो ये होता ये है कि या आपकी कैपेसिटी है या नहीं है। आपकी इमरान खान की ये कैपेसिटी नहीं थी। हर इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां, कुछ कमजोरियां भी होती हैं जी। सो उसकी कमजोरियां ये मौजूद हैं कि उसने होमवर्क नहीं किया हुआ था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना था तो ये सब कुछ पहले से तैयार होना चाहिए था। ये ऐसे नहीं है कि आप आ गए और कहें जनाब अब पाकिस्तान को मैं लेबॉर्ट्री समझता हूँ, मैं तजर्बाती काम शुरू कर रहा हूँ, आप जाएं जहन्नम में। ये तो नहीं हो सकता जी। तो बाज अच्छे काम किए हैं, बाज जो बहुत बड़ी नाकामी है, और ये चीज जो है ये हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छी साबित नहीं। जनरल साहब यहाँ पे एक तासुर ये भी है, ये बात उठाई जाती है, की जाती है, और काफ़ी सारे ऑपोजिशन की तरफ से भी बातें आती हैं कि खान साहब या फिर पीटीआई हुकूमत के लिए तैयार नहीं थी। अवाम ने मैंडेट दिया, इतना बड़ा मैंडेट था, लेकिन हुकूमत के लिए वो तैयार नहीं थे, और गैर तजर्बाकारी यानी ना तजर्बाकारी भी है उनकी। नहीं, इसमें मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। ना तजर्बाकारी नहीं, मैं ये अहलियत की बात करता हूँ। बिल्कुल हुकूमत के लिए तैयार थे। 22 साल उन्होंने सियासत ही की है, और तैयारी जो है वो अपनी तरह से एक इंसान करता, वो समझता है कि मैं तैयार हूँ, जबकि कोई और आदमी देखे तो कहे नहीं इसको मजीद कोशिश की जरूरत थी। खान साहब ने उतनी गहराई में चीजें देखी नहीं हुई थी। एक तो ये। दूसरा ये कि जब आप डिपेंड करते हैं, एक पार्टी नई है, उसमें कोई भी लोग करिश्मेटिक ऐसे नहीं थे, सिंसियर थे लेकिन करिश्मेटिक नहीं थे कि वो जाके अवाम में खड़े हों तो अवाम उनके पीछे फौरन चल पड़े। लिहाजा इनको इलेक्टेबल्स लेने पड़े। तो इलेक्टेबल्स की तो कोई भी इनके अपने एजेंडे से कमिटमेंट नहीं थी जी। उनकी रवश तो वही थी जो उनकी किसी भी पार्टी में जाके होगी। उन्होंने पैसे भी बनाने थे, उनकी अपने माजी भी गंदे थे। तो वो तो एक ऐसा सिलसिला। आप एक मिसाल ले लीजिए,
इमरान खान ने बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया, उनका बड़ा करीब तरीन दोस्त जहांगीर तरीन, जी उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन शुरू किया। हालांकि चीनी के स्कैंडल में जहांगीर तरीन अकेला नहीं है, जहांगीर तरीन वगैरह जो है ये कोई इनका 8-10% है हिस्सा उसमें, बाकी तो शुगर बैरन्स और हैं। लेकिन इन्होंने उससे इब्तदा की। 40 आदमी तो इनकी अपनी पार्टी से निकल आए, उस जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए कि जी इसको आप नहीं ट्राई कर सकते। जी फूल की पत्तियां फेंकने शुरू हो गए उस पर, अब गायब हो गए। जैसे जहांगीर तरीन का केस खत्म हुआ वो गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि करप्ट आदमी की सपोर्ट इनकी अपनी पार्टी में भी बहुत है। ये तनहा है, ये शख्स बिल्कुल तनहा है, ठीक इसको है। कोई ऐसा आदमी सपोर्ट। अच्छा, अब आप देखिए अहमद जवाद साहब को भी पिछले दिनों उन्होंने कीचड़ उछालना किया अपने लीडर पे। अहमद जवाद साहब को आप देखिए, उनकी कमिटमेंट पार्टी के साथ क्या हो सकता है। अहमद जवाद को कोई जानता था जब पीटीआई में आने से पहले? उनको अगर कोई नाम मिला, कोई पहचान मिली तो वो इमरान खान की वजह से। लेकिन कमिटमेंट पार्टी के साथ इतनी कमजोर थी कि पार्टी को थोड़ा नाकाम देखा तो चढ़ दौड़े उन पर। सो इनकी पार्टी के अपने लोग जो हैं उनकी कमिटमेंट नहीं है इनके साथ, क्योंकि उनमें भी वही जरासीम मौजूद हैं जो बाकी लोगों में हैं। ठीक है। करप्शन अगर हो रही है तो होती रहे, इसमें क्या मसला है। अच्छा जनरल साहब एक अगर माजी में जाए ना तो एक और परसेप्शन भी एग्जिस्ट करता था कि खान साहब ने आपको भी याद होगा कि जब वो इक़्तिदार में आने से पहले कैंपेन चलाया करते थे तब भी कहते थे कि यूथ को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, नई नस्ल को आगे लाया जाएगा, आप सारे नए चेहरे देखेंगे, कैबिनेट में भी नए चेहरे देखेंगे अगर हुकूमत मिल जाती है। उसके बाद हमने हुकूमत मिली और हमने वही देखा कि वही पुराने चेहरे जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में आजमाए हुए थे वो सारे खान साहब के साथ यके बाद दीगरे जुड़ते चले गए। अब क्या ये भी एक वजह थी कि खान साहब जो हैं वो बेबस नज़र आए, कोई उस तरह चेंज ना ला पाए जिस तब्दीली का वो जिक्र करते रहे? देखिए, होता ये है कि एक इंडिविजुअल जो आइडियोलॉजिकल हो, जो आइडियल चीजों को लेता हो और वो सोचे कि यही सबसे अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए, लेकिन वो अगर हकायक से वाकिफ ना हो, जैसे आप कह रहे हैं कि उसको तैयार नहीं थे, वो तैयार नहीं, बात वो उसकी नेचर में है कि वो सतही तौर पे चीजों को देखता है और हकायक की तरफ बहुत तवज्जो नहीं देता, तो उसको बाद में अंदाजा होता है। अब आप देखिए कि खान साहब ने इस मुल्क के जो हालात हैं इखलाकी तौर पे या और जराइम के सिलसिले में देख लें, जमीनों के कब्जे, जो हालात थे उसको देखे बगैर ऐलान कर दिए मैं इसको रियासत मदीना बनाऊंगा जी। इसको चार सदियां चाहिए ऐसे मुल्क को रियासत मदीना बनाने में। तो ये खान साहब ऐलान करके बैठ गए, रोजाना उनका मुंह चढ़ाया जाता है जी। सो खान साहब आइडियोलॉजिकल हैं, वो आइडियोलॉजी वो जो आइडियल किस्म की चीजें उनका जिक्र कर देते हैं, जबकि वो उसके कोसों दूर होते हैं, उसके करीब भी कहीं नहीं होते। तो ये जो है ना, ये कहना है कि इन्होंने ये तैयार नहीं थी, नहीं, ये एक आदमी की अपनी सरिश्त की, उसकी अपनी सोच की कमजोरी है कि वो हालात से बेखबर होकर सोच रखता है। सही। और वो कभी भी हालात में गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी में जिंदा रहना चाहता है। उससे उसको बड़ी खुशी होती है, तस्कीन मिलती है, वो अपने आप को तसल्लियां देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जबकि अगर वो जाए गहराई में तो वो सारे ख्वाब टूटते नजर आएंगे, इसलिए वो उधर जाता है। ठीक है। जनरल साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया कि आइडियोलॉजी में रहते हैं, वो एक शख्स ऐसा है जिसने आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस दी है, ज़ाहिर है वो उस अपने सर्कल से बाहर ना निकल पाए तो तब्दीली आ ना पाई जो वो एक्सपेक्ट करते थे लाना। अब इस सारी सिचुएशन में अगर बात करें, अब ज़ाहिर है खासा वक्त गुजर चुका है, लगभग 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है हुकूमत को और अब बहुत कम वक्त बाकी है। क्या अब खान साहब को इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि सीरियसनेस की तरफ आना चाहिए या फिर उन्हीं प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को सामने रख के कि जिसमें वो जिस नटशेल में आपने जिक्र किया कि वो रहते रहे हैं अब तक? नहीं, ये नहीं हो सकेगा। देखें, जो कुदरत ने जिस आदमी को जिस सांचे में डाला है जी, वो उसे हम कहते हैं उसकी सरिश्त, उसकी आदत कह लीजिए या उसकी पर्सनैलिटी का सांचा कह लीजिए जी, वो उससे बाहर आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, आप और मैं और पूरा वतन, पूरा मुल्क, हम देखते हैं कि तनकीद होती है पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे, एक बहुत बड़ा सूबा है और उसको आपने एक ऐसे आदमी के हाथ पकड़ाया जो कि इंस्पायर नहीं करता, जिसमें लीडरशिप नहीं है। फिर आपने इसी तरह केपी का सूबा जो है वो महमूद खान को दिया, जो अगेन जिसको ना कोई जानता है, ना उसकी कोई फॉलोइंग है, ना लीडरशिप है।
फिर आपने एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर रखा है आदम खान, जो बहुत जूनियर है, उससे कोई, वो 126वें नंबर पे है, कोई ब्यूरोक्रेट उससे तामन नहीं करता। ये सही। सारी दुनिया आपको कहती है, रोजाना तनकीद होती है, आप अपनी हरदर्मी पे कायम हैं। मर्दम शनास आप नहीं है कि आप इतने सारे लोग जो आपकी पार्टी में थे उनमें से कोई अच्छा आदमी चुन लेते, सोचते, देखते। मर्दम शनास नहीं है, लेकिन दूसरों के कहने पे भी आप अमल नहीं कर रहे। तो ये वो पर्सनैलिटी के फेलिंग्स हैं जो उनके रास्ते में हायल हैं, ये नहीं बदल सकेंगे। राइट। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जहां अवाम ने दो करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि दो खानदानी बिजनेस है, जिनको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहते हैं, दो खानदानों की, जी। उनसे तंग आके एक तीसरी पार्टी को वोट दिया, समझा कि शायद हमें कोई तीसरा रास्ता मिल गया है और अब मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। वो नहीं हो सका, बड़ी बदकिस्मती। अब आपके पास और इस वक्त ऑप्शंस नहीं है, और ये बड़ा मुश्किल है कि ये जो पावरफुल पार्टीज हैं ये किसी और शख्स को आगे आने दें, सही। जिनका कब्जा है हमारे मुल्क की सियासत पे, गासबाना कब्जा, जी। वो किसी और को आने नहीं देंगे। नतीजा ये है कि ये मुल्क इंतहाद पजीर था, तो वो उसी लाइन पे जाएगा। सही। ये बदकिस्मती है कि ये तजर्बा आपका नाकाम हो गया। राइट सर, राइट सर, पॉइंट वेल टेकन। और बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह अमजद शुएब साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लगभग कुछ ही अर्सा बचा है अब इलेक्शंस में, और नए इलेक्शंस जो हैं उससे पहले अगर कुछ तब्दीली आ जाए शायद ये उम्मीद रखी जाए। लेकिन जनरल साहब का ये कहना था कि बहुत मुश्किल है, नेचर शायद बदलती नहीं है, और खान साहब की नेचर में तब्दीली मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि खान साहब आएंगे तो बहुत सी तब्दीलियाँ लाएंगे। और पीटीआई के आने के बाद आवाम ने एक उम्मीद बांध ली थी, उस उम्मीद को टूटते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लगभग 3 साल के अरसे में ही पता चल गया कि जो करप्शन जिसका वादा किया गया था आवाम से, वो करप्शन ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई है। अब इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप सुनाए, खैरियत से? ठीक ठाक जी जी, अल्लाह का शुक्र। सर एक रोज़ पहले अकाउंटेबिलिटी चीफ जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, उसके एक रोज़ बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिपोर्ट आ जाती है जिसमें कहा जाता है जी पाकिस्तान में करप्शन जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं कि आपस में कोई कनेक्शन है? असल में दो चीज़ें हैं। एक शहजाद अकबर की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप बात करें जी। और दूसरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से हिसाब से बात करें। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो तो डील करती है उन चीज़ों को जो इस वक्त प्रिवेलेंट है जी। या इन 2 सालों में हुई, और उसके हिसाब से जो ऑन गोइंग चीज़ें हैं वो आपके मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में, या जैसे आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन में, या जी। जो आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में, या उससे नीचे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इन 2 सालों की परफॉर्मेंस को उस हिसाब से गेज करती है। ठीक है। और उसी के हिसाब से आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल रिपोर्ट में स्टैंडिंग होती है, इस वक्त पाकिस्तान ने गालिबन 7 पॉइंट लूज किए हैं। अब वो लूज करने का क्या मतलब हुआ कि आपके मुख्तलिफ, अब इसको अगर हम खोलेंगे तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका मतलब मुख्तलिफ अदारों में या वहाँ पे जहाँ गवर्नमेंट, जहाँ अपना गवर्नमेंट के पैसे की हैंडलिंग हो रही है, वहाँ पे कोई ना कोई करप्शन का सीन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आपको यही अभी देख लीजिएगा, एक दवाइयों का स्कैंडल हुआ था पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो, जिसमें जी। पीटीआई के मिनिस्टर थे, उनके ज़माने में दवाइयों का स्कैंडल हुआ था। इसका मतलब कुछ हुआ था जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी और उसके बाद उनको हटाया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। अब ये तो इस तरह करके आप जब मुख्तलिफ अदारों में जाएंगे तो वाकई वहाँ पे इस वक्त लोगों की जो हिम्मत है वो ज़्यादा बढ़ी है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अब तो अगर आपने कोई जैसे आप सिविल गवर्नमेंट के होते हुए वहाँ पे अपना नोटिफिकेशंस होते रहते हैं मुख्तलिफ तरह के, तो अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई नोटिफिकेशन लेना है तो इससे पहले वो ऐसे
एज ए फेवर में क्लर्क जी को करने के लिए कुछ दे देता था, अब उसका रेट सेटल हो गया है। सही। ये जो लोग नौकरी कहते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन लेंगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे, ये लेंगे तो 10,000 रुपए। अब ये चीजें हैं। इसी तरह आपकी अदालतों का जो आपने देखा, जो पिछले दिनों रिपोर्ट आई जुडिशियल, उसके बारे में क्या था, उसमें भी आप 127 से 120 नंबर्स पे थे और उन्होंने उसकी भी रीजनिंग दी थी। ये फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर जाते हैं। अब जहां तक आप अगर शहजाद अकबर के हिसाब से बात करें, उनका डायरेक्ट रिलेशन तो है, लेकिन जो चीजें वो कर रहे थे या जो चीजें उन्होंने अनाउंस की थी, जब उन्होंने टीवी पे एक दफा कहा कि जी हम $5 बिलियन जो है, जो पाकिस्तान के अकाउंट के हिसाब से 700 अरब रुपए बनते हैं, वो हमने डिटेक्ट कर लिए हैं। और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों की वो मुख्तलिफ बारे में आके आपके टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर लोगों को उम्मीद दिलाते रहे और बड़े बड़े दावे करते रहे। लेकिन मुझे उसके अंदर बहुत से जो उनकी परफॉर्मेंस, तो वो सिफर है ही, मतलब जीरो, एब्सोल्यूट जीरो उनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन मुझे तो इसमें लगता है कि वो उन लोगों के साथ कहीं अलाइन था जिन लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस वो निकाला करता था। और उसके बाद आप देख लीजिए कि उन करप्शन के केसेस, वो सारे करप्शन केसेस कॉम्प्रोमाइज हो गए, सही। यानी उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स आगे चली ही नहीं। अगर वो नैब में भी गए तो वो फॉल्टी उसकी इंटरोगेशन थी, जिसकी वजह से वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके। तो अगर आप मतलब है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब ने इस शख्स को कहाँ से दरियाफ्त किया था और कहाँ से इसका सुराग लगाया सर था। ऐसे तो बहुत सारे लोग दरियाफ्त किए हैं खान साहब ने। सर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, एक और भी दरियाफ्त किया हुआ है जो स्पोक्स पर्सन बना फिरता है, उसकी आप लैंग्वेज। तो अब इस किस्म के लोगों को पता होना चाहिए ना कि ये, अगर देखिए किसी भी इस किस्म के जॉब में किसी की भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए 1 साल का अरसा काफी होता है। 3 साल तक आपने एक ऐसे शख्स को बर्दाश्त किया जो जो कोई 0.1% डिलीवर नहीं कर रहा था। ही हैड अ नेगेटिव एटीट्यूड। उसके आने से तमाम इंप्रेशन केस का खराब हो जाता था। उसके आने के बाद अगले दिन लोग कह रहे थे कि झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। ये लोगों की परसेप्शन थी। मैं अपनी ब्रिगेडियर साहब यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि खान साहब को जब रेजिग्नेशन पेश किया गया शहजाद अकबर साहब का, तो खान साहब ने कहा कि वो डिलीवरी नहीं दे पाए और जो वो खान साहब ने उनको काम दिए हुए थे उनका काम कुछ और था, वो काम नहीं कर पाए। ये कुछ और से क्या मुराद थी खान साहब की कि जो उनको काम दिए हुए थे, क्या कोई खुफिया काम थे? आई डोंट नो, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। खुफिया कोई ओपन काम नहीं हुए तो खुफिया काम कहाँ से हुए होंगे? ये तो आप एक इलॉजिकल रीजनिंग बनाते हैं ना। आपने जब किसी को एडवाइजर लगाया और उसके साथ कोई नाम अटैच किया हुआ है कि भाई ये आपका एहतसाब का एडवाइजर है, उसने तमाम पूरा एहतसाब का प्रोसेस का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत उम्मीदें थी हमें इमरान खान साहब से, और ये यही उम्मीद थी कि जी जिन लोगों ने पाकिस्तान की दौलत का पैसे, पाकिस्तान के लोगों की दौलत खाई है, वो किसी न किसी अपना नतीजे तक पहुंचेंगे, वो सजा के निज़ाम से गुजरेंगे। लेकिन आई एम सॉरी टू से, सजा का निज़ाम क्या गुजरना, उन्होंने तो वो काम किया कि हर एक शख्स को धो धा के बाहर निकाल दिया है और अब वो आके भड़के मांगता है। मैं जानते हुए भी, अब हम भी इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, अवाम भी इतने बेवकूफ नहीं है, पता है कि करप्शन लोगों ने की है। कौन नहीं कहेगा कि नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? कौन नहीं कहता कि शहबाज शरीफ ने पैसा नहीं कमाया, हमजा ने पैसा नहीं कमाया? कौन नहीं करता कि 7 क्लिफ्टन पे पैसे जाते थे या नहीं जाते थे? मतलब ये तो ऐसी चीजें जब ओपन सीक्रेट्स हैं। आपके चैनल्स ने बहुत सारी चीजें एक्सपोज करके रख दी हैं, किस तरह टीटियां बनती थी, किस तरह ड्राइवरों के नाम पे पैसे जाते थे, इसमें क्या शक है? किस तरह एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बने, किस तरह हाउसेस बनाए गए बड़े बड़े 100 कैनाल के, कहां से पैसा आया? एक बुनियादी सा सवाल है कि पाकिस्तान जब ये चीजें बनी, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी जान थी कि वो ट्रिलियन डॉलर्स का आपको प्रॉफिट होती है, अब जाके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आप खरीदते? एक छोटा सा सवाल है एक आम आदमी के लिए, नहीं था। इसका मतलब करप्शन हुई है और वो लोग धन-धनाते फिरते, वो अपना सीने चौड़े करके फिरते जिन्होंने करप्शन की। वो कहते हैं कि जी कर लो जरा कुछ करना है, क्योंकि आज शहजाद अकबर जैसे लोग लगे हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इतना अरसा क्यों लगा, क्या समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, तब्दीलियां कर दी जाती हैं, एक मिनिस्ट्री से हटाया जाता है, कुछ अर्सा घर बिठाया जाता है, फिर दोबारा किसी और मिनिस्ट्री पे लगा दिया जाता है। इस कल्चर को किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये शहजाद अकबर तो चलें एक केस है, इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तब मुझे तो इसका जवाब मैं खुद भी अपना सोचता रहता हूँ कि क्या ऐसी मजबूरी है, कौन सी वो कुव्वतें ऐसी हैं जो बुज़दार को चीफ मिनिस्टर नहीं लगने देती, जानते हुए कि पूरे लाहौर में अगर आप कभी निकले ना
तो जी आपको इतने गंद का कारोबार, यहाँ पे इतना डर्ट पड़ी नजर, यानी कूड़ा क्लियर नहीं होता है। आप जाके देखिए बड़े बड़े ढेर पड़े हुए हैं। अब लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। अब मैं तो इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ये तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, उनको पता होना चाहिए कि जी एक आदमी को, कि कौन सा आदमी जो है वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब कौन सी रॉकेट साइंस है, आप मुझे बताएं ना। जी एक शख्स जो शहजाद अकबर जैसा, जिसके होते हुए एक टेडी पैसा पाकिस्तान में वापस नहीं आया। जी चले नैब ने तो कुछ इंटरनली काम किया, और नैब की जो परफॉर्मेंस है वो मैथमेटिकल है, जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पैसा, वो कहते हैं कि हमने इतने इतने रुपए वापस किए, तो वो तो वाकई वो चीजें तो ठीक है उतना लेकिन जो इनका काम था, जिसमें इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे इन्होंने, और झूठ बोला इन्होंने, यानी शहबाज शरीफ का जो केस हुआ वो आके दूसरी उसकी हो रही है। ये किया मुझे नहीं समझ आता, क्या इमरान खान साहब टेलीविजन नहीं देखते, जी क्या वो ब्रीफिंग नहीं देते, क्या आईबी के जरिए उन्होंने ब्रीफिंग नहीं ली कि इस किस्म के आदमियों को 3 साल तक तबाह बर्बाद करके ब्रिगेडियर रखना, साहब, उस शख्स खान के साहब तो कहते हैं 1 घंटे में पता चल जाता है मुझे, जो भी सिचुएशन होती है, चाहे वो महंगाई हो या फिर कोई और चीज़ हो। फिर अब मैं प्राइम मिनिस्टर पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, अगर आप वो ये स्टेटमेंट कहते हैं और शहजाद अकबर 3 साल तक रहता है, तो फिर आप उसके ऊपर सवाल ये कि जी देर आर सम पीपल हु मे बी मैनिपुलेटिंग हिज प्रेजेंस, देयर मस्ट बी सम प्रेशर। बाद दफा तो हम जी कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर का काम जो अमेरिका के प्रेशर पे होते हैं, अब पता नहीं शहजाद अकबर के लिए कौन सा प्रेशर था कि जो उसको हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तो 1 साल बाद तो क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि दिस मैन इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म एट ऑल। सही। अब आप बताइए ना क्या करे, किससे जाके बंदा शिकायत करे, जहां पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट जहां कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, जहां उनके टैक्स के पैसों से जो लोग खेले हैं उनको तक अपना सजा के निजाम से नहीं गुजारा जाता, तो अवाम कहां जाके चीखे। इमरान खान साहब तो आए इसी नारे पे थे और आज तक यही नारा लगाते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जी आप मुझे बताइए, आप देखिए मैं कितने केसेस काउंट कर दूं, जो लोग करप्ट हैं, उन्होंने करप्शन से पैसे बनाए हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है, जमीनें खरीदी हैं, पैसे बनाए हैं, हाउसिंग कॉलोनीज बनाई हैं, वो अब जनाब सीना तान के फिर रहे हैं। कल को इलेक्शन होंगे, वो फिर अपॉइंट होंगे, वो फिर इलेक्ट होंगे, उसके बाद वो फिर कहीं मिनिस्टर बनेंगे, फिर पैसा बनाएंगे। जी यहाँ तो पैसा बनाना, तो अब ये पाकिस्तान के अंदर जो है करप्शन करना कोई ये नहीं रह गया ना, क्योंकि जिस मुल्क में ये थीसिस आ जाए कि खाता है तो लगाता भी है, तो उस मुल्क में अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। खाता है तो लगाता भी है, तो बस इसी मंत्रे पे आप चलें कि खाता है तो लगाता भी है, लेकिन कम से कम जो खाया है उसको कौन निकालेगा। सही। अब सर, ये तो अब आने वाला जो टेन्योर है वो पीटीआई की तरह के लिए किस तरह देखते हैं? लगभग 1.5 साल का अरसा बचा है पीटीआई के पास, अब अगले इलेक्शन भी करीब हैं और जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग भी करेंगी। अब इस रिपोर्ट के बाद अब पीटीआई की साख तो पहले ही बहुत सवालिया निशान लगे हुए हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस का एक बोझ आवाम पर डाल दिया गया, एडिशनल टैक्सेस का। अब आने वाले सालों को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान में मैं तो एक चीज पे आपको भी पता होगा, और यहाँ पे ये तो अब स्टेब्लिश हो गया है कि इस मुल्क में अवाम को पीसना हर गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद होता है, जी बुनियादी जो उनका बुनियादी एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है अवाम को रगड़ा दो जितना ज्यादा दे सकते हो, अवाम की दौलत खाओ जितनी ज्यादा खा सकते हो, टैक्स का पैसा खाओ जितना ज्यादा खा सकते हो, अपना प्रोजेक्ट्स में पैसे बनाओ जितने बना सकते हो, घर में कैश रखो, बाहर जाके जायदादें जो अगर कुछ नहीं करना तो अवाम के लिए कुछ नहीं करना। तो यही जो तरीक़ाकार है। चलो इस वक्त इमरान खान साहब की ज़ात से कम एक चीज़ तो है कि आप कोई करप्शन एक्सक्राइब नहीं कर सकते उसमें। वो जहाँ तक गवर्नेंस एक अदर मसला है, इन्फ्लेशन एक अदर मसला है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर इज अनदर थिंग, वो इंडिविजुअल के लेवल पे जाके लगेगा। लेकिन इस किस्म के लोग जो शहजाद अकबर जैसे, शहबाज गिल जैसे लोग जो हैं, ये तो एम ही निकल जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल। ये तो जी एक गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, झूठ। अब देखिए ना चीजें क्या आ रही है, लग रहा है कि उन्होंने मिस इन्फॉर्म किया इमरान खान साहब को। आ रही है कि जो एक्चुअल पोजीशन थी वो इमरान खान साहब को नहीं बताते थे, जी तो बजाय इसके कि आप उस यू शुड ट्राई हिम फॉर टेलिंग अ लाई। आप उसको तक मतलब किसी अपना अकाउंटेबिलिटी के निजाम के अंदर लेके आए कि तुमने प्राइम मिनिस्टर को तुमने गलत इन्फॉर्म किया, इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? मुझे जी बताइए। लेकिन अवाम को क्या भाई, यही चीज इसी तरह चलेगी। अवाम भी जो है वो रजीद वो नहीं है, अवेयर नहीं है कि जी जो बंदा पैसा खा रहा है, करप्शन कर रहा है, उसके दामन में हाथ डाले। जब मंत्रा आपका ये चल गया कि खाता है तो लगाता भी है, तो फिर आप इसी थीसिस को लेके मेरा ख्याल इस मुल्क में चीज जल्दी रहेगी, और जो प्रेशर पड़ेगा वो आम आदमी पड़ेगा।
आने पिछले वाले दिनों में भी जो हुक्मरान थे वो अमीर से अमीर तरह होते गए, दौलत से दौलत बनाते गए, महलों से महल बनाते गए, गाड़ी। अभी देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर एक 2 अरब की शादी हुई है, जी जहां 2 अरब की शादी हुई है, उन मोहतरमा ने अपने बेटे को 13 करोड़ की गाड़ी तोहफे में दी है। कहां जी से आया वो पैसा, मुझे बता दो। मुझे कोई मैथमेटिशियन, कोई इकोनॉमिस्ट ये बता दे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इतनी जान थी कि आप 13 करोड़ की गाड़ियां और 2 अरब की शादियां कर सकते। सही तो फिर तो जस्टिफाइड है। इसका मतलब है करप्शन का पैसा आपने जमा किया। ठीक है। कोई यूथ रोजगार स्कीम चलाई, उससे 1000 रुपए एप्लीकेशन के साथ लिया, वो 1000 रुपए डायरेक्ट आपके फंड में गया। इस किस्म की करप्शन करती है। अवाम बेवकूफ बनते हैं। जब तक अवाम इन लोगों के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा सही भाई जी। ब्रिगेडियर साहब, इसमें कोई तब्दीली पीटीआई गवर्नमेंट जब आ रही थी, अपनी कैंपेन्स में भी हमने देखा 2018 में इन्होंने आवाज़ लगाई और एक बहुत बड़ा नारा लगाया था कि करप्शन को ख़त्म किया जाएगा और 2 बड़े ख़ानदानों से जो लूटी हुई दौलत है वापस लाई जाएगी। फिर हमने देखा कि कोई ऐसे केसेस नहीं बनाए गए, वो केसेस की नौयत ही बिल्कुल डिफरेंट थी। फिर उन्हें बाहर भी भेज दिया जाता है, उन बड़े ख़ानदानों को उन्हें निकाल भी दिया जाता है, सलाखों में भी नहीं डाला जाता। अब ये सारा जो कल्चर बनता जा रहा है, फिर उसके बाद शोर भी मचाया जाता है कि ये जो सियासतदान हैं ये भाग निकले हैं, ये यहाँ से चले गए हैं, झूठी रिपोर्ट्स बना के दे दी गई हैं। क्या ये वक्ती फैसले उस वक्त नहीं किए जा सकते थे? अब रोने से क्या फ़ायदा है? सर, झूठी रिपोर्ट्स किसके टेन्योर में बनी ना? इमरान खान साहब के जी टेन्योर में बनी ना। बिल्कुल। उसको काउंटर चेक कराना, आपका अगर लाहौर में झूठी रिपोर्ट बन रही थी तो आप कराची से डॉक्टर मंगा सकते थे। जी हमेशा कहा जाता है, आपने सुना होगा कि एक मरीज जो होता है, प्राइवेट आम मरीज भी होता है, उसको डॉक्टर कोई चीज सजेस्ट करता है तो लोग जो उनको कहते हैं कि यार सेकंड ओपिनियन ले लो, जी बिल्कुल। तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए चले जाते हैं। अब आप टॉप पे बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं झूठी रिपोर्ट बनाएगी, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए ना, नवाज शरीफ इस पैदाइशी झूठा है, उसने तो झूठ बोलना, इसे कंपल्सिव लायर। तो वो आपको नहीं पता था कि जी वो झूठ, इसका तो मतलब है कि अब लोग फिर ये वो इंप्रेशन लेते हैं कि हमको मत मिली हुई है उसको बाहर भेजने में। अब यही तो मैं कह रहा हूं कि जब जो उन लोगों से जिनसे उम्मीदें थी, यानी इमरान खान साहब से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, एक आम आदमी की हालत बेहतर करने के हिसाब से भी, और एक अकाउंटेबिलिटी के और करप्शन के पैसे को वापस लाने के हिसाब से। लेकिन कोई चीज डिलीवर हुई, बहुत दुख की बात है। एंड जी दिस वाज प्रोबेबली द लास्ट चांस वेयर पीपल एक्सपेक्टेड समथिंग। अब तो वो उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं, और अब 1.5 साल के अंदर आप क्या परफॉर्म कर लेंगे? कौन सा अल्लाह दिन का चिराग आपके पास आ जाएगा? अब ये तेल की कीमत जो है वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंची हुई है, और जी $88 पे कार्बन ब्रेंट हुआ है। तो अगर उस सतह पे पहुंची है तो अगले मतलब 5 दिन बाद पेट्रोल की कीमत और बढ़ेगी। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो सब्जियों की कीमत बढ़ेगी, बिल्कुल। की कीमत बढ़ेगी। तो अब आप किस तरह उसको रिवर्स करेंगे? और वो बिल्कुल रियलाइजेशन ही नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट दे देने से तो चीज नहीं होती कि महंगाई कम हो जाएगी। आपने कोई प्रोसीजर ही नहीं बनाया, कोई सीरियस कोशिश ही नहीं की कि महंगाई कम हो। बहुत सारे तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल किया। यहाँ तो हर माफिया अलग है। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, वो घी वाले कीमत बढ़ा देते हैं जी विदाउट लॉजिक। ना डॉलर बढ़ा उस 15 दिन में, ना कोई और चीज बढ़ी, लेकिन वो हर रोजाना 50 जी रुपए जी कीमत बढ़ा दे, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। तो फिर लोग, इस तरह तो लगता है कि गवर्नमेंट भी उन माफिया से मिली कि बढ़ाई जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, बस हम अपना काम में सही। स्टेटमेंट देते रहेंगे, फिजिकल इकदाम कोई नहीं करेंगे। तो ये राइट चीजें सर, नजर राइट आती सर। हैं। पॉइंट वेल टेकन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अब सूरत हाल ऐसी है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और ये कल्चर एक जो डेवलप होता जा रहा है कि अगर एक मिनिस्टर परफॉर्म नहीं करता है या कोई एडवाइज़र परफॉर्म नहीं करता है, उन्हें घर भेज दिया जाता है या वो रिज़ाइन कर देते हैं, उन्हें कुछ अरसे बाद दोबारा किसी और मिनिस्ट्री में लगा दिया जाता है। और माजी में बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं। हमने देखा असद उमर जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने रिज़ाइन किया या फिर उन्हें उतारा गया, निकाला गया, उसके बाद फ़ौरन कुछ अरसे के बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के मिनिस्टर लगा दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब को भी मिनिस्ट्रीज़ बार बार बदली जाती हैं। कभी उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया जाता है, कभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये कल्चर तो एग्जिस्ट करता है पीटीआई में। अब देखना ये है, सवाल ये बनता है कि क्या शहजाद अकबर, जो कि खान साहब खुद कह रहे हैं कि अहलियत नहीं थी, नाअहल थे, इतना वक्त क्यों लगाया उन्हें घर भेजने में? और घर भेजा भी तो रेजिग्नेशन लेकर भेजा, रिज़ाइन उन्होंने खुद किया है, और उसके बाद खान साहब ने ये बात की है। अगर ऐसी बात थी तो शायद पहले फ़ैसला कर लेते, तो मेरा ख्याल से बहुत हालात बेहतर होते। और ये जो आज रिपोर्ट शाया हुई है, शायद ये भी ना शाया होती इस तरह, और पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर रहा होता।
अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से ये रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो बढ़ चुकी है और दीगर सालों से अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय करप्शन जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। अब हमारे साथ मौजूद हैं अहमद महबूब साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब। आप हैं प्रेसिडेंट पिल्डैट। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन मज़ीद बढ़ गई है, ये वही हुकूमत थी कि जिसके आने से पहले ये बातें की गई कि करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी, डिलीवर किया जाएगा, उन सारे लोगों को जेल भेजा जाएगा जिन्होंने करप्शन की है। फिर उन इदारों की जिन इदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हुकूमती इदारों में, निचली सतह से करप्शन को ख़त्म किया जाएगा। अब 3 साल के बाद हम ये देखते हैं, ये आवाज़ आती है और इंटरनेशनल इदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि करप्शन मज़ीद बढ़ चुकी है। क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही तशवीश की बात है और पूरे मुल्क के लिए तशवीश की बात है जी, सब लोगों के लिए तशवीश की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा हुकूमत के लिए इंतहाई एम्बैरसिंग है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि हुकूमत दुनिया जब से इसने इमरान खान साहब ने सियासत में हिस्सा ले रहे थे, उनका जो मेन स्लोगन था वो करप्शन के खिलाफ था जी। उन्होंने इसको हमेशा ये कहा कि वो करप्शन को कम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन हो ये रहा है कि वो 1 साल 2 साल की बात नहीं है। उनकी हुकूमत पे आने के बाद मुसलसल एक ट्रेंड है जिसमें करप्शन बढ़ रही है। यानी ये स्कोर जितना कम होगा उसका मतलब है करप्शन उतनी बढ़ रही है जी। तो ये 2018 में जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त स्कोर था 33 जी। उसके बाद ये अगले साल 32 हुआ, उससे अगले साल 31 हुआ, यानी एक स्कोर कम हुआ। लेकिन अब अचानक 3 स्कोर कम होके ये 28 पे आ गया जी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है और इसी तरह हमारी रैंकिंग जो है वो 16 स्टेप्स नीचे आ गई है जी। हम 124 पे थे और 140 पे आ गए हैं। तो ये दोनों बातें ये जाहिर करती हैं। और फिर तीसरी बात बहुत अहम ये है कि दुनिया का जो एवरेज स्कोर है वो 43 है। तो आप इससे देख लें कि हम एवरेज से कितने नीचे हैं, 28 पे हैं। और जो एशिया पैसिफिक के मुल्क अगर ले लें तो उसका एवरेज स्कोर है 45, हम उससे भी कितना नीचे हैं। ये जो साउथ एशिया के मुल्क है उनमें सिर्फ बांग्लादेश हमसे नीचे है और अफगानिस्तान नीचे है, वरना बाकी साउथ एशिया के तमाम मुल्क हमसे बेहतर हैं। श्रीलंका हो, इंडिया हो, मालदीव्स हो, ये हमसे आगे हैं। तो ये बड़ी तशवीश की बात है। और इससे यानी ये बात पहले साल दूसरे साल तो ये कहते रहे ना हम कि ये जो डेटा है ये पुराना है, डेटा 2018 से पुराना उठाया हुआ है, इसलिए हमारा कसूर नहीं है। लेकिन अब तीसरे साल 3 साल के मुकम्मल होने के बाद तो ये भी नहीं कह सकते। तो ये पूरी तरह से एक कंक्लूसिव एविडेंस है परसेप्शन की कि करप्शन इस हुकूमत के ज़माने में बढ़ी है। और आप इसको कंपेयर कर लें पिछले दौर हुकूमत में, जिसको ये बहुत करप्ट कहते हैं जी, उसमें 2010 से लेके 2018 तक करप्शन बतदरीज यानी ग्रेजुअली कम हुई है और स्कोर ग्रेजुअली बढ़ा है। यानी 2010 में स्कोर 23 था और 2018 में स्कोर 10 के इजाफे के साथ 33 हो गया। और ये सारे अरसे में कभी स्कोर कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। तो 2018 के बाद ये स्कोर कभी बढ़ा नहीं, हमेशा कम ही होता। सही। तो ये बहुत कंक्लूसिव और डेफिनेटिव किस्म की अहमद साहब एविडेंस है जो बहुत तकलीफदेह है। अहमद साहब, शहबाज गिल की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आदिल गिलानी जो कि नून लीग के बहुत करीब हैं, कोई साजिश की गई है इस रिपोर्ट को निकालने में और ये फेवर दिया जा रहा है नून लीग को उनके फेवर में कि एंटी गवर्नमेंट एक इस तरह की रिपोर्ट शाया कर दी जाए, क्योंकि हालात ज़ाहिर है नासाज हैं हुकूमत के लिए भी। और आदिल गिलानी जो कि बहुत करीब है नून लीग के, क्या ये तासुर दुरुस्त है? आप पिल्डैट को हेड करते हैं और यकीनन बहुत ज़बरदस्त रिसर्च होगी आपकी, क्या ये तासुर दुरुस्त है? अगर नहीं है तो फिर उसकी क्या वजूहात हैं ये बातें करने की? देखिए, आदिल गिलानी एक ज़माने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के वो हेड थे जी। उसके बाद वो इसके एडवाइजर हो गए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है उसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं है इस स्कोरिंग में और इस रैंकिंग में जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान अपना एक अलग परसेप्शन इंडेक्स निकालती है। उन्होंने गालिबन पिछले नवंबर में ये निकाला था, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था जी।
लेकिन ये जो इंटरनेशनल है ये जर्मनी से जारी होता है और इसमें इंटरनेशनल इनपुट्स होती हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, और माजी में आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले देते रहे हैं, बल्कि जिस जमाने में वो आदिल गिलानी इससे बहुत एसोसिएटेड थे उस जमाने के हवाले देते रहे हैं जी। तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अब चूंकि उनको डिफेंड करना है और कुछ कहना है तो ज़ाहिर है वो कहेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बात सही है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कोई साजिश या मैनिपुलेशन हो सकती है। सही। अच्छा अहमद साहब ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर है 3 साल का अरसा गुजर चुका है, हुकूमत ने जो डिलीवर करना था वो सारे वादे अधूरे के अधूरे रहे, बल्कि ख़ास तौर पर हम देखें कि नौकरियों का वादा किया था, नौकरियां दी जाएंगी, करोड़ों नौकरियां लगाई जाएंगी, बनाई जाएंगी अवाम के लिए, वो वादे भी अधूरे रहे। फिर उसके बाद नया पाकिस्तान की बात की गई कि घर बनाए जाएंगे, वो भी वादे अधूरे रहे। हमने देखा कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए, लेकिन उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली गई हुकूमत की जानिब से। अब डिलीवरी की अगर बात करें, 3 साल का अरसा मेरे ख्याल से कितना काफ़ी होता है, ये ज़रा आप रोशनी डालिएगा किसी भी हुकूमत के लिए कि अगर वो ये वादे करती है इक़्तिदार में आने से पहले, तो क्या 3 साल में डिलीवर नहीं किए जा सकते? देखिए, इन जनरल उनके वादों का असेसमेंट जो है वो तो अलग से होना चाहिए जी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मकानों की तामीर का काम हो रहा है जी। और नौकरियों का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इकॉनमी के हालात खराब हैं जी। उसका वो वादा पूरा नहीं हो सका और ना शायद हो सकेगा इतनी नौकरियां क्रिएट करने का। जी। लेकिन कुछ मामलों में उनका जो है परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मिसाल के तौर से कोरोना को मैनेज करने के मामले में हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी रही है। जी। तो वो मिक्स चीजें हैं, लेकिन उसका एक अलग से मेरे ख्याल में असेसमेंट होना चाहिए। वो हम कर भी रहे हैं कि आपने जो बातें अपने मैनिफेस्टो में कमिट की थी उसके मुकाबले में आपकी एक्चुअल डिलीवरी क्या है, ये एक असेसमेंट होनी चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर चूंकि आपने बात कही, इनका जो बुनियादी नुक्ता था वो तो था करप्शन पे काबू पाने का। जी। उसमें तो ये इंटरनेशनली एक क्रेडिबिलिटी रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये साबित हो रहा है कि वो ये काम नहीं कर सके। इसमें तो उनकी नाकामी है और प्राइम मिनिस्टर खुद भी मान चुके हैं। पोटेंशियल रीजंस क्या हो सकती हैं, वजूहात आपकी नज़र में क्या हो सकती हैं? क्या खान साहब को लोग अच्छे नहीं मिले, टीम अच्छी नहीं मिली, या फिर कहीं कोई अहलियत की कमी थी, या फिर तजर्बाकारी की भी कमी थी? देखिए, टीम ना मिलना तो ऐसे तो नहीं होता कि टीम अचानक आपको इत्तफाकन कहीं रास्ते में मिल जाती है। जी। टीम तो आपको खुद से बनानी होती है ना, टीम आपने खुद पिक करनी होती है। तो अगर टीम आपने ठीक नहीं बनाई तो उसका इल्जाम तो आप ही के ऊपर है ना। जी। और आपने अगर चीजों को पूरी तरह से स्टडी करके उसके लिए प्लान नहीं किया, और ये खुद भी उन्होंने एक बार कहा था कि हम तो हुकूमत के बारे में हमें पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलती है। ये तो अच्छा ही हुआ कि लास्ट टाइम हमने, तो मेरे ख्याल में इस दफा भी को बहुत ज्यादा गवर्नेंस के लिए उनकी तैयारी नहीं थी और उनके पास जो आम तासुर था कि बहुत अच्छी टीम होगी, वो टीम भी नहीं थी। तो अच्छी और लेकिन एक बड़ी वजह, जो बुनियादी वजह है मेरे ख्याल में, वो ये था कि अगर आप करप्शन को रोकना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट हो, और फिर आप उसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। इसकी इंडिपेंडेंस भी मशकूक है क्योंकि इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में ये बात कही गई कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यूँ लगता है। तो अगर हमारे मुल्क में किसी भी इदारे को जो आप इस काम के लिए बनाते हैं कंट्रोल करेगा, आप उसे इंडिपेंडेंट भी रहने देते और उसको रिसोर्सेज भी देते कि उसके अंदर कॉम्पिटेंट लोग हों, बहुत अच्छे प्रोसिक्यूटर वो इंडक्ट करें, व्हाइट कॉलर क्राइम्स के एक्सपर्ट्स पर इंडक्ट करें, तो फिर जाहिर है आप खाली नारों से, गुफ्तगू से, बातों से, दावों से तो ये कुछ अर्से तो चल जाता है लेकिन बाद में नहीं चल सकता। तो ये 3 साल के बाद ये चीज अब साबित हो गई है क्या इस बारे में कोई बहुत ज्यादा रोबस्ट काम नहीं हुआ। सही, राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जिस तरह अहमद महबूब साहब ने कहा कि 3 साल का अरसा गुजर चुका है, अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद पहले साल कुछ तब्दीली आएगी, शायद दूसरे साल वो तब्दीली आ जाए जिसके वादे किए गए थे, फिर तीसरे साल भी अवाम ने यही दिलासे अपने आप को दिए और फिर पीटीआई की सपोर्ट में उसी तरह बातें होती रहीं कि चलें नई हुकूमत है, पहली बार हुकूमत कर रही है, शायद तजर्बाकारी की कमी है, तो 3 साल का अरसा लगभग गुजर गया है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि वो सारे वादे
जिस मेन क्रक्स यानी जो क्रक्स था अपनी इलेक्शन कैंपेन्स का, पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन्स का, वो क्रक्स ये था कि करप्शन को खुदा हाफिज़ कहा जाएगा। करप्शन पहले बात की गई 90 दिन में ख़त्म की जाएगी, 90 दिन गुजरे, कोई ऐसी बात नहीं की गई। उसके बाद बहुत से टाइम फ्रेम दिए गए कि करप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़ानदानों से, दो बड़े जो ख़ानदान है पाकिस्तान के, उनसे लूटी भी दौलत वापस ले जाएगी और उसके बाद मुल्क की जो हालात हैं वो बेहतर कर दिए जाएंगे उसी पैसे से। ये वादे भी अधूरे रहे। हमने देखा कि कोई ऐसी खातिर खा कामयाबी हासिल ना हुई पीटीआई को। और अब इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से ये रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो पिछले गुज़िश्ता सालों से बहुत बढ़ चुकी है। अब इसके बाद सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान अब इसको सीरियस लेगी? पीटीआई के जो नुमाइंदगान हैं क्या उसी तरह नॉन सीरियस एटीट्यूड रखेंगे जिस तरह वो पहले बयानात देते आए हैं, यानी सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ मुल्क में, सारी सूरत हाल बेहतर है, हालात बेहतर हैं, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? क्या ये बातें फिर दोहराई जाएंगी या फिर सीरियस होकर इस इशू को सामने रखते हुए कि आखिर करप्शन कम नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और इसकी पोटेंशियल वजूहात क्या हैं, इन वजूहात को गौर से देखा जाएगा और फिर हालात बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा। वक्त काफ़ी कम रह गया है लेकिन काम बहुत सारे बाकी हैं। पीटीआई इज़ अंडर प्रेशर, लेट्स सी अगर पीटीआई इस प्रेशर को टैकल कर पाती है या नहीं कर पाती, ये वक्त हमें बताएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।